हाय एवरीवन, दिस इज अनम। वेलकम टू पीएचडी जॉब्स एंड एडमिशंस। आज के इस वीडियो में हम यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद के लिए टॉप 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखने जा रहे हैं ऑन रिसर्च मेथोडोलॉजी। जैसे कि आप सभी को पता है कि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का जो पेपर 1 होता है पीएचडी एंट्रेंस एग्जामिनेशन का, वो रिसर्च मेथोडोलॉजी होता है, जिसमें आपको 25 क्वेश्चंस पूछे जाता है, यानी 25 एमसीक्यूज पूछे जाता है ऑन रिसर्च मेथोडोलॉजी फॉर 2 मार्क्स ईच क्वेश्चन। ठीक है, तो इस तरीके से आपका पेपर 150 मार्क्स का हो जाता है। तो हम आपको रिसर्च मेथोडोलॉजी यानी पेपर 1 के लिए कंप्लीट कोर्स प्रोवाइड करते हैं विद कंप्लीट गाइडेंस। आपको हर एक स्टेप में क्या करना होता है हम आपको बताते हैं प्रॉपरली, और कंप्लीट आपको गाइडेंस देते हैं, जिसमें कि आपको 100% पासिंग गारंटी के साथ हम ये कोर्स प्रोवाइड करते हैं। यानी हमारे कोर्स के थ्रू अगर आप स्टडी करते हो तो हम आपको पास करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं। तो हमारी टीम, हमारे प्रोफेसर्स आपको पास करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं, और जहां से क्वेश्चंस आ सकते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, और एग्जाम के कुछ दिनों पहले क्वेश्चन बैंक हम आपको प्रोवाइड करते हैं, जिससे कि आप इजीली आपके यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद के पीएचडी एंट्रेंस एग्जामिनेशन को क्रैक कर पाओ। तो ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, जैसे कि हमारे कोर्स को एक्सेस करने के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हो, या फिर आप हमारे ऐप पर विजिट कर स्टडी मटेरियल को एक्सेस कर सकते हो। ऐप के लिए लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर रखी है। सो दैट्स इट, एंड लेट्स बिगिन विद द वीडियो। तो जैसे कि हम देखेंगे यहाँ पर पेपर 1 जो कि आपका रिसर्च मेथोडोलॉजी होता है, जो कि मैंने आपके साथ बताया 25 एमसीक्यूज आपको रिसर्च मेथोडोलॉजी से पूछा जाएगा। एक क्वेश्चन 2 मार्क का होगा, तो आपका पूरा पेपर 50 मार्क्स पर बेस्ड होगा। ठीक है, जिसमें हम आपको वीडियो लेक्चर्स प्रोवाइड करते हैं, जिसमें आपको थ्योरी, एमसीक्यूज एज वेल एज प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी हम आपको प्रोवाइड करते हैं पेपर 1 के लिए। देन नोट्स हम आपको प्रोवाइड करते हैं, काफी सिंपल नोट्स है, और उसी के साथ साथ मॉक टेस्ट जो कि आपके प्रिपरेशंस में काफी आपको बूस्ट करने में हेल्प करेगा। देन 1500 प्लस एमसीक्यूज पीडीएफ, जिसमें गेन आपके साथ हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन शेयर कर रखा है। तो ये सारा कंटेंट 100% आपको पासिंग गारंटी के साथ ये सारा कंटेंट आपको प्रोवाइड करते हैं, जिसमें आपको 25 एमसीक्यूज में 15 to 20 एमसीक्यूज हमारे ही कोर्स से पूछे जाएंगे। ये हम आपको 100% गारंटी देते हैं, जिसके लिए अगेन स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप हमें कांटेक्ट कर सकते हो, या फिर आप हमारे इस ऐप के थ्रू डायरेक्टली विजिट कर अपने पेपर 1 के कोर्स को एक्सेस कर सकते हो। तो एमसीक्यू स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, फॉर योर पेपर 2 हम आपको पेपर 2 का भी स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करते हैं, जिसमें आपको नोट्स प्रोवाइड करते हैं, क्योंकि पेपर 2 में आपको सब्जेक्टिव टाइप ऑफ क्वेश्चंस भी हम प्रोवाइड करते हैं। सो नोट्स के साथ साथ आपको एमसीक्यूज भी देखने मिलेगा। तो आप यहाँ पर देख सकते हो काफी सारे सब्जेक्ट्स की यहाँ पर हम आपको स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करते हैं फॉर पेपर 2, जिसके लिए अगेन आपको स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप के थ्रू हमें कॉन्टैक्ट करना है, या फिर आप हमारे ग्लोबल ऑनलाइन ऐप के थ्रू भी स्टडी मटेरियल को एक्सेस कर सकते हो। So that's it, and let's begin with the MCQs. If more than two values are there for analyzing mean difference, then which test is to be used? इस क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करना है कि हम कौन सा स्टैटिस्टिकल टेस्ट यूज करेंगे जब हमें दो से ज्यादा ग्रुप्स के मीन को कंपेयर करना होता है। तो यहाँ पर आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा एनोवा, बिकॉज एनोवा टेस्ट ऐसा टेस्ट होता है जिसमें हम मोर देन 2 ग्रुप्स के मीन को कंपेयर करते हैं। ओके, जब भी हम दो से ज्यादा ग्रुप के मीन को कंपेयर करते हैं तब हम एनोवा टेस्ट का यूज करेंगे, और जब भी हम सिर्फ 2 ग्रुप के मीन को कंपेयर करते हैं तब हम टी टेस्ट एंड जी टेस्ट का यूज करेंगे। ओके, सो स्टूडेंट्स, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। एग्जाम में इस टॉपिक से 2 to 4 क्वेश्चंस आते ही है। आप पेपर में आप इस टॉपिक से 2 से 4 क्वेश्चन आप देख ही लोगे, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मैंने अपने नोट्स में बहुत अच्छे से इस टॉपिक को एक्सप्लेन किया है, आप जरूर उसको देख लीजिएगा। फॉर दिस क्वेश्चन यहाँ पर आपको ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, एनोवा टेस्ट। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। कंट्रोल ग्रुप इज अ टर्म यूज्ड इन। इस क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करना है कि कंट्रोल ग्रुप ये टर्म हम किस रिसर्च में यूज करते हैं। सो कंट्रोल ग्रुप ये टर्म हम एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में यूज करते हैं। अब कंट्रोल ग्रुप क्या होता है हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। जैसे हमें पता है एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में 2 वेरिएबल्स होते हैं आपके, एक होता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड नेक्स्ट इज डिपेंडेंट वेरिएबल। फॉर एग्जाम्पल इंडिपेंडेंट वेरिएबल है यहाँ पर आपका वाटर, एंड द डिपेंडेंट वेरिएबल इज प्लांट ग्रोथ। आपको देखना है कि वाटर का क्या इफेक्ट हो रहा है प्लांट की ग्रोथ पर। अब इस केस में क्या हो जाएगा, कुछ एक्स्ट्रा वेरिएबल्स आ जाएंगे, जैसे विंड, टेम्परेचर, सनलाइट। ओके, ये सारे आपके एक्स्ट्रा वेरिएबल हो गए। अब
इस केस में क्या हो जाएगा, ये जो एक्स्ट्रा वेरिएबल्स होते हैं जिन्हें हम कहते हैं एक्सट्रेनियस वेरिएबल, ये वेरिएबल एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में स्टडी का पार्ट तो नहीं होते हैं, लेकिन फिर भी ये डिपेंडेंट वेरिएबल को अफेक्ट करते हैं। ओके, तो इस केस में एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में एक टर्म आ जाता है और एक वेरिएबल आ जाता है जिसे हम कहते हैं कंट्रोल वेरिएबल। तो रिसर्चर क्या करते हैं, इन एक्सट्रेनियस वेरिएबल को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, जिसे हम कहते हैं कंट्रोल वेरिएबल, और इसे हम कहते हैं कंट्रोल ग्रुप्स। ओके, सो एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में रिसर्चर एक्सट्रेनियस वेरिएबल जो कि है आपका इस केस में विंड और सनलाइट, इनको कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, जिसे हम कहते हैं कंट्रोल वेरिएबल या फिर कंट्रोल ग्रुप्स। दैट्स व्हाई यहाँ पर आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। नेक्स्ट, DOI stands for, इस क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करना है कि DOI का फुल फॉर्म क्या होता है। सो पहले तो हम जानते हैं कि DOI होता क्या है। सो जब भी रिसर्च अपने रिसर्च को ऑनलाइन पब्लिश करता है तो उसको एक नंबर मिलता है, उसको हम कहते हैं डिजिटल ऑब्जेक्ट आइडेंटिफायर। सो अगर किसी को भी आपका या फिर रिसर्चर का आर्टिकल फाइंड करना है तो वो DOI नंबर के थ्रू आपके आर्टिकल को फाइंड करते हैं। तो यहाँ पर DOI का फुल फॉर्म होता है डिजिटल ऑब्जेक्ट आइडेंटिफायर। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन डी राइट हो जाएगा, डिजिटल ऑब्जेक्ट आइडेंटिफायर। हियर द राइट आंसर इज ऑप्शन डी। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग ई जर्नल इज डेटाबेस। इस क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करना है कि इन ऑप्शन में से कौन सी जर्नल एक डेटाबेस है। अब डेटाबेस होता क्या है पहले हम ये जानेंगे। तो डेटाबेस जहां पर बहुत सारे जर्नल्स और आर्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं और रिसर्चर यहाँ से अपने रिसर्च के लिए आर्टिकल्स फाइंड आउट करते हैं, सो उसे हम कहते हैं डेटाबेस। सो अब हम ऑप्शंस देखते हैं। ऑप्शन बी जर्नल ऑफ इंजीनियरिंग एंड साइंस, एंड ऑप्शन सी इज इंटरनेशनल जर्नल ऑफ ऑपरेशन मैनेजमेंट। सो यहाँ पर आपका ऑप्शन बी और सी दोनों भी इनकरेक्ट हो जाएगा, बिकॉज ये दोनों भी आपके साइंटिफिक जर्नल्स है, या दैट्स वाई यहाँ पर आपका दोनों ऑप्शन इनकरेक्ट हो जाएंगे। देन ऑप्शन है स्कॉपस। यस, यहाँ पर आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। स्कॉपस एक ऐसा डेटाबेस है जहां से रिसर्चर अपने आर्टिकल्स को फाइंड आउट करते हैं, और स्कॉपस इज ओन्ड बाय एल्सेवियर कंपनी। ओके, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट्स वाई यहाँ पर आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए स्कॉपस। नेक्स्ट क्वेश्चन, Which of the following sampling methods is based on probability? इस क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करना है कि कौन सी सैम्पलिंग आपके प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग मेथड का टाइप होता है। सो यहाँ पर आपको ऑप्शन ए गिवन है कोटा सैम्पलिंग, ऑप्शन सी जजमेंट सैम्पलिंग, ऑप्शन डी कन्वीनियंस सैम्पलिंग। सो ये तीनों भी सैम्पलिंग आपके नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग मेथड्स में आता है, मेथड्स के टाइप है ये तीनों भी, जहां पर रिसर्चर अपने जजमेंट्स, अपने ओपिनियंस और कन्वीनियंस को आगे रखकर पॉपुलेशन में से सैंपल्स को सिलेक्ट करते हैं। दैट्स व्हाई यहाँ पर आपका ऑप्शन ए, सी एंड डी तीनों भी इनकरेक्ट हो जाएगा, बिकॉज इस क्वेश्चन में हमें पूछ रहा है कि कौन सा सैम्पलिंग मेथड प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग का टाइप होता है। सो यहाँ पर आपका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, इट इज द टाइप ऑफ प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। सो स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग एक आपकी प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग मेथड का टाइप होती है। अब स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग होता क्या है हम इस डायग्राम के थ्रू समझते हैं। सो स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग में रिसर्चर एक हेट्रोजीनियस पॉपुलेशन लेते हैं, इस हेट्रोजीनियस पॉपुलेशन को रिसर्चर होमोजीनियस पॉपुलेशन में कन्वर्ट करते हैं और होमोजीनियस ग्रुप्स में कन्वर्ट करते हैं, और इस ग्रुप में से रैंडमली सैंपल्स को सेलेक्ट करते हैं। सो प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में रिसर्चर अपने कन्वीनियंस, अपने जजमेंट, अपने ओपिनियन को आगे नहीं रखते हैं, बल्कि रैंडमली पॉपुलेशन में से सैंपल्स को सेलेक्ट करते हैं। सो दैट्स व्हाई यहाँ पर आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग। स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग आपकी प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग मेथड का टाइप होती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, Which of the following tools is good for thesis report? इस क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करना है कि हम रिसर्च में थीसिस किस टूल में लिखते हैं। सो यहाँ पर आपका ऑप्शन ए गिवन है एक्सेल। एक्सेल क्या होता है, जिसमें आप डेटा को एनालाइज करते हो, ये डेटा एनालिसिस टूल होता है। एक्सेल आपका डेटा एनालिसिस टूल होता है, एक्सेल में रिसर्चर थीसिस को नहीं लिखते हैं, दैट्स वाई यहाँ पर आपका ऑप्शन ए इनकरेक्ट हो जाएगा। देन ऑप्शन बी पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन। सो पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन जो प्रेजेंटेशन बनाने के काम आता है और जिसमें रिसर्चर रिसर्च
प्रेजेंटेशन बनाते हैं, ना कि थीसिस लिखते हैं। दैट्स वाई यहाँ पर आपका ऑप्शन बी भी इनकरेक्ट हो जाएगा। देन ऑप्शन सी वर्ड डॉक्यूमेंट, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। वर्ड डॉक्यूमेंट में रिसर्चर अपने थीसिस को लिखते हैं। दैट्स वाई यहाँ पर आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी वर्ड डॉक्यूमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, which help researchers all over the world to work together in collaboration। इस क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करना है कि कौन सा ऐसा टूल होता है जिसकी हेल्प से रिसर्चर पूरे वर्ल्ड में एक दूसरे से कम्युनिकेट कर सकते हैं और एक दूसरे से कोलैबोरेट कर सकते हैं। सो अब हम ऑप्शंस देखते हैं। ऑप्शन सी वर्ड प्रोसेसिंग, वर्ड प्रोसेसिंग जैसे हमने अभी देखा, वर्ड प्रोसेसिंग जिसमें रिसर्चर थीसिस राइट करते हैं। सो वर्ड प्रोसेसिंग के थ्रू रिसर्चर एक दूसरे से कम्युनिकेट नहीं कर सकते और ना ही एक दूसरे से कोलैबोरेट कर सकते। दैट्स वाई यहाँ पर आपका ऑप्शन सी इनकरेक्ट हो जाएगा। देन ऑप्शन बी प्लेजरिज्म, प्लेजरिज्म क्या होता है कि रिसर्च में किसी और रिसर्चर के कंटेंट, किसी और रिसर्चर की इंफॉर्मेशन को कॉपी करने को हम प्लेजरिज्म कहते हैं। सो प्लेजरिज्म भी एक ऐसा टूल नहीं होता है जिसके थ्रू रिसर्चर कम्युनिकेट कर सकते हैं या फिर कोलैबोरेट कर सकते हैं। दैट्स वाई आपका यहाँ पर ऑप्शन बी भी इनकरेक्ट हो जाएगा। देन ऑप्शन ए आईसीटी, आईसीटी क्या होता है? इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, जैसे आप नेम में मीनिंग देख रहे हो कम्युनिकेशन। सो ये आईसीटी एक ऐसा टूल होता है जिसके थ्रू पूरे वर्ल्ड के रिसर्चर और जो भी रिसर्चर को एक दूसरे से कम्युनिकेट करना है, कोलैबोरेट करना है, सो इस टूल के थ्रू रिसर्चर एक दूसरे से कम्युनिकेट और कोलैबोरेशन करते हैं। दैट्स वाई यहाँ पर आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, आईसीटी इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वालिटेटिव डेटा यूजेस। इस क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करना है कि क्वालिटेटिव डेटा कौन सी स्केल ऑफ मेजरमेंट यूज करता है। ओके अब हम एक एग्जांपल के थ्रू जानते हैं कि क्वालिटेटिव डेटा में कौन सी स्केल ऑफ मेजरमेंट हम यूज करेंगे। जैसे मान लो शर्ट्स की साइजेस है। ओके अब यहाँ पर आपने शर्ट के साइजेस को उनके फीचर्स के हिसाब से क्लासिफाई कर लिया कि ये स्मॉल, मीडियम एंड लार्ज। ओके अब यहाँ पर आपने क्या किया, शर्ट को उनके फीचर्स के हिसाब से क्लासिफाई कर लिया। दैट्स वाई आपके नॉमिनल स्केल ऑफ मेजरमेंट में आएगा। ओके देन आप यहाँ पर क्या कर रहे हो, शर्ट के साइजेस को पहले आपने स्मॉल लिया, फिर स्मॉल से मीडियम में आए। आपने ऐसा थोड़ी ना किया कि स्मॉल से डायरेक्ट लार्ज पे चले गए। ओके स्मॉल से आपने प्रॉपर मीडियम लिया, मीडियम से उससे थोड़ा सा एक साइज बड़ा लार्ज ले लिया। ओके मीन्स यहाँ पर आपने ऑर्डर फॉलो किया है। मीन्स यहाँ पर आप क्वालिटेटिव डेटा में आप ऑर्डिनल स्केल ऑफ मेजरमेंट भी यूज करेंगे। मीन्स इस शर्ट की साइज में आपने एक ऑर्डर फॉलो किया। ओके दैट मीन्स आप क्वालिटेटिव डेटा में नॉमिनल एज वेल एज ऑर्डिनल स्केल ऑफ मेजरमेंट यूज करते हो। दैट्स वाई यहाँ पर आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। देन यहाँ पर आपको ऑप्शन बी गिवन है रेशो एंड इंटरवल। सो रिमेंबर रेशो और इंटरवल में आप क्वांटिटेटिव डेटा में आप इस स्केल ऑफ मेजरमेंट का यूज करते हो, बिकॉज क्वालिटेटिव डेटा में और यू कैन से नॉमिनल और ऑर्डिनल में जीरो का कोई मीनिंग नहीं होता है। ओके और क्वालिटेटिव डेटा में नंबर्स नहीं इन्वॉल्व होते। वैसे हमने देखा नॉमिनल और ऑर्डिनल में कोई नंबर्स नहीं ज्यादा इन्वॉल्व होते। दैट्स वाई यहाँ पर आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, क्वालिटेटिव डेटा यूजेस नॉमिनल एज वेल एज ऑर्डिनल स्केल ऑफ मेजरमेंट्स। सो यहाँ पर आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, either nominal or ordinal scale. Next question. In an aquaculture study, the following variables were measured on each fish: gender, initial weight, body temperature, weight gain. The scale of these four variables in order are. इस क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करना है कि एक स्टडी की गई, एक एक्वाकल्चर स्टडी की गई, मीन्स पानी से रिलेटेड कुछ स्टडी की गई, और इस स्टडी में फिश पर स्टडी की गई, और जैसे उनके फिश के वेरिएबल्स जैसे जेंडर, इनिशियल वेट, बॉडी टेम्परेचर, वेट गेन, इन सारे वेरिएबल्स पर स्टडी की गई। तो ये जो 4 वेरिएबल्स है, ये इन 4 वेरिएबल्स को स्टडी करने के लिए रिसर्चर कौन से स्केल ऑफ मेजरमेंट्स का यूज करेंगे, हमें ये फाइंड आउट करना है। ओके सो यहाँ पर आपका फर्स्ट वेरिएबल है जेंडर। तो जेंडर को रिसर्चर फिश के जेंडर्स को रिसर्चर उनके क्वालिटेटिव फीचर्स के हिसाब से क्लासिफाई करेंगे। तो क्वालिटेटिव फीचर्स के हिसाब से जब क्लासिफाई करते हैं हम, तो वो हम नॉमिनल स्केल ऑफ मेजरमेंट में करते हैं। तो यहाँ पर जेंडर को क्लासिफाई करने के लिए रिसर्चर नॉमिनल स्केल ऑफ मेजरमेंट का यूज करेंगे। देन इनिशियल वेट, इनिशियल वेट मीन्स इनका वेट देखने के लिए कि कितना वेट है। सो वेट को नंबर्स में आइडेंटिफाई करते हैं। ओके वेट आपका नंबर्स में होता है, दैट्स वाई यहाँ पर नंबर्स में हो रहा है। सो आप यहाँ पर रेशो स्केल ऑफ मेजरमेंट्स यूज करेंगे। देन नेक्स्ट इज
बॉडी टेम्परेचर। बॉडी टेम्परेचर, बॉडी टेम्परेचर को आप, बॉडी टेम्परेचर मीन्स आपका जो बॉडी टेम्परेचर होता है वो आपका जीरो नहीं हो सकता, आपको बॉडी टेम्परेचर में जीरो की कोई मीनिंग नहीं होता है। दैट्स वाई आप यहाँ पर इंटरवल स्केल ऑफ मेजरमेंट का यूज करोगे। इंटरवल स्केल ऑफ मेजरमेंट में जीरो का कोई मीनिंग नहीं होता है, जीरो आपका आर्बिट्री रहता है। देन आपका है वेट गेन। वेट गेन अगेन ये रेशो में आएगा। अगर ये देखना है रिसर्चर को कि ये पर्टिकुलर फिश का कितना वेट गेन हो गया, सो कोई कोई फिश का वेट गेन होगा, कोई कोई फिश का वेट गेन नहीं होगा, मीन जीरो वेट गेन होगा। तो जीरो वेट गेन है, दैट्स वाई यहाँ पर आपका रेशो होगा। रेशो में जीरो का कुछ मीनिंग होता है, दैट्स वाई यहाँ पर आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी। तो यहाँ पर रिसर्चर फिश के जेंडर को मेजर करने के लिए नॉमिनल स्केल ऑफ मेजरमेंट का यूज करेंगे। इनिशियल वेट को मेजर करने के लिए रेशो स्केल ऑफ मेजरमेंट का यूज करेंगे, क्योंकि वेट जीरो भी हो सकता है। ओके, देन नेक्स्ट इज बॉडी टेम्परेचर। बॉडी टेम्परेचर को मेजर करने के लिए रिसर्चर इंटरवल स्केल ऑफ मेजरमेंट का यूज करेंगे, बिकॉज इंटरवल में जीरो का कोई मीनिंग नहीं होता है, और उसी तरह बॉडी टेम्परेचर में जीरो का भी कोई मीनिंग नहीं होता है। देन रेशो, देन वेट गेन के लिए रिसर्चर रेशो स्केल ऑफ मेजरमेंट का यूज करेंगे, बिकॉज वेट गेन जीरो भी हो सकता है, सो रेशो में आपके जीरो का मीनिंग होता है। दैट्स वाई यहाँ पर आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, नॉमिनल, रेशो, इंटरवल एंड लास्ट इज रेशो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। First question, the result undertaken to find the solution to a particular problem faced by a particular organization is dash research. इस क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करना है, एक ऑर्गेनाइजेशन है और उस ऑर्गेनाइजेशन ने पर्टिकुलर प्रॉब्लम फेस किया है, और उस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए वो ऑर्गेनाइजेशन किस रिसर्च का यूज करेगी। ओके, सो स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन में आपको बस एक ही वर्ड पर फोकस करना है, विच इज पर्टिकुलर। पर्टिकुलर प्रॉब्लम, कभी भी आपके क्वेश्चन में पर्टिकुलर या फिर स्पेसिफिक ये दोनों वर्ड आता है, दैट मीन्स इट इज रिलेटेड विद अप्लाइड रिसर्च। सो यस, यहाँ पर आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, अप्लाइड रिसर्च। अप्लाइड रिसर्च में रिसर्चर कोई पर्टिकुलर प्रॉब्लम या फिर कोई स्पेसिफिक प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। देन यहाँ पर आपका ऑप्शन ए गिवन है आपको फंडामेंटल रिसर्च। फंडामेंटल रिसर्च में रिसर्चर न्यू आइडियाज, न्यू थ्योरी, न्यू कॉन्सेप्ट डेवलप करते हैं ताकि उनकी नॉलेज इंक्रीज हो सके। बट फंडामेंटल रिसर्च में रिसर्चर कोई स्पेसिफिक और पर्टिकुलर प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं करते, दैट्स वाई आपका यहाँ पर ऑप्शन ए इनकरेक्ट हो जाएगा। देन ऑप्शन सी, कॉन्सेप्चुअल रिसर्च। कॉन्सेप्चुअल रिसर्च ऐसी रिसर्च होती है विच इज रिलेटेड विद कॉन्सेप्ट्स एंड आइडियाज। सो अगेन आपका यहाँ पर ऑप्शन सी भी इनकरेक्ट हो जाएगा। देन ऑप्शन डी, डिस्क्रिप्टिव। डिस्क्रिप्टिव रिसर्च वो रिसर्च होती है जिसमें रिसर्चर कोई फेनोमेना को एज इट इज डिस्क्राइब करते हैं, और अगेन डिस्क्रिप्टिव रिसर्च में रिसर्चर कोई पर्टिकुलर या फिर स्पेसिफिक प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं करते, दैट्स वाई अगेन आपका यहाँ पर ऑप्शन डी भी इनकरेक्ट हो जाएगा। सो हियर करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी, अप्लाइड रिसर्च। अप्लाइड रिसर्च वो रिसर्च होती है जिसमें रिसर्चर कोई पर्टिकुलर और स्पेसिफिक प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट इंटरवल स्केल। इस क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करना है कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट है अबाउट इंटरवल स्केल। सो यहाँ पर आपका ऑप्शन ए गिवन है, द डिफरेंस बिटवीन वैल्यूज ऑन एन इंटरवल स्केल इज ऑलवेज इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड। सो यहाँ पर आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, बिकॉज इंटरवल स्केल में हमारी जो भी वैल्यूज होती है हम उसको इवनली डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल कैलेंडर में आपकी फर्स्ट डेट आती है, देन सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवेंथ एंड सो ऑन। सो आप जैसे देखते हो फर्स्ट और सेकेंड डेट के बीच में आपका 24 आवर्स का गैप होता है, ऐसे सेकेंड और थर्ड के बीच में भी 24 आवर्स का गैप होता है, देन थर्ड और फोर्थ जो डेट होगी इसके बीच में भी 24 आवर्स का गैप होता है। सो आपका जो डिफरेंस हो रहा है वो इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है, मीन्स सेम ही है, हर डिफरेंस हर एक डेट्स के बीच में सेम डिफरेंस हो रहा है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। इंटरवल स्केल्स में हमारी जो भी वैल्यूज होती है उनके बीच का डिफरेंस जो होता है वो इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। देन ऑप्शन बी आपको गिवन है, इंटरवल डेटा सेट्स हैव नो ट्रू जीरो। सो यहाँ पर आपका ऑप्शन बी भी करेक्ट हो जाएगा। तो इंटरवल स्केल्स में आपके जीरो वैल्यू का कोई मीनिंग नहीं होता है। ओके, देन ऑप्शन सी, यूजिंग इंटरवल डेटा यू कैन कैलकुलेट मीन, मीडियन एंड मोड। सो यहाँ पर आपका ऑप्शन सी भी करेक्ट हो जाएगा, बिकॉज क्वांटिटेटिव डेटा में हम इंटरवल स्केल ऑफ मेजरमेंट्स का यूज करते हैं। सो इस
इंटरवल स्केल मेजरमेंट में हम स्टैटिस्टिकल टूल्स के यूज से भी डेटा को मेजर कर सकते हैं। जैसे स्टैटिस्टिकल टूल है आपके पास मीन, मीडियन, मोड। सो ये कैलकुलेट करने के लिए हम इंटरवल स्केल ऑफ मेजरमेंट का भी यूज कर सकते हैं। सो यहाँ पर आपका ऑप्शन सी भी करेक्ट हो जाएगा। सो हियर करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी, बिकॉज यहाँ पर आपका ऑप्शन ए, बी, सी तीनों भी करेक्ट हो जाएगा अबाउट इंटरवल स्केल। दैट्स व्हाई करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी, ऑल दी अबव. So students, I hope the concept of scales of measurements is clear to everyone. And first question, what are the conditions in which type 1 error occurs? इस क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करना है कि टाइप 1 एरर कब होता है। अब जब भी रिसर्च परफॉर्म करते हैं, तो फर्स्ट स्टेप में अपनी प्रॉब्लम को डिफाइन करते हैं, देन उस प्रॉब्लम पर बेस्ड रिसर्चर हाइपोथेसिस डेवलप करते हैं। अब हाइपोथेसिस होता क्या है? हाइपोथेसिस एक टेंटेटिव स्टेटमेंट होता है जो कि रिसर्चर के अजम्पशंस और गेसेस पर बेस होता है, और उसी अजम्पशन और उसी स्टेटमेंट को रिसर्चर अपने रिसर्च में टेस्ट करते हैं देखने के लिए वेदर इट इज ट्रू और फॉल्स। अब समटाइम क्या होता है, रिसर्चर से कुछ हाइपोथेसिस को टेस्ट करने में मिस्टेक हो जाती है, और उसी मिस्टेक्स को हम कहते हैं एरर्स। अब रिसर्च में दो टाइप्स के एरर होते हैं, एक होता है आपका टाइप 1 एरर एंड सेकेंड इज टाइप 2 एरर। अब इस क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करना है कि टाइप 1 एरर होता कब है। सो इस टेबल से हम देखेंगे, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टेबल। सो टाइप 1 एरर होता कब है? जब नल हाइपोथेसिस ट्रू होती है। जब हमारी नल हाइपोथेसिस ट्रू होती है और हम उसको रिजेक्ट कर लेंगे, तब हमारी फर्स्ट टाइप 1 एरर होगी। ओके, सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। और टाइप 2 एरर कब होता है? जब नल हाइपोथेसिस फॉल्स होती है और रिसर्चर फिर भी उसको एक्सेप्ट कर ले रहे हैं, तो वो हो जाएगा आपका टाइप 2 एरर। और इस क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करना है कि टाइप 1 एरर कब होता है। सो टाइप 1 एरर जब हमारी नल हाइपोथेसिस ट्रू होती है और रिसर्चर फिर भी उसको रिजेक्ट कर लेते, तब होती है आपकी टाइप 1 एरर। सो इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, द नल हाइपोथेसिस गेट रिजेक्टेड इवन इफ इट इज ट्रू। सो हियर ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोर्स ऑफ डेटा कलेक्टेड एंड कंपाइल्ड बाय अदर्स इज कॉल्ड। इस क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करना है ऐसा कौन सा डेटा कलेक्शन सोर्स होता है जिसमें हम किसी और रिसर्चर, किसी और ऑथर का इंफॉर्मेशन और यू कैन से कंटेंट यूज करते हैं अपनी रिसर्च में। सो रिमेंबर, डेटा कलेक्शन के भी दो टाइप होते हैं, एक होता है आपका प्राइमरी डेटा और सेकेंड होता है आपका सेकेंडरी डेटा। प्राइमरी डेटा में रिसर्चर खुद अपने डिफरेंट मेथड्स यूज करके खुद इंफॉर्मेशन डेवलप करते हैं बाय इंटरव्यूज के थ्रू, सर्वेस के थ्रू, क्वेश्चनर्स के थ्रू रिसर्चर खुद इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करते हैं, उसे हम कहते हैं प्राइमरी डेटा। अब सेकेंडरी डेटा क्या होता है? सेकेंडरी डेटा में रिसर्चर किसी और ऑथर्स का या फिर किसी और रिसर्चर की इंफॉर्मेशन अपने रिसर्च में यूज करते हैं। तो सेकेंडरी डेटा में रिसर्चर खुद इंफॉर्मेशन को फाइंड आउट नहीं करते, रिसर्चर यहाँ पर सेकेंडरी डेटा में किसी और लोगों का, किसी और ऑथर का, किसी और रिसर्चर की इंफॉर्मेशन कंटेंट अपने रिसर्च में यूज करते हैं, सो उसे हम कहते हैं सेकेंडरी डेटा। दैट्स व्हाई यहाँ पर आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, सेकेंडरी डेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्लीट लिस्ट ऑफ ऑल सैम्पलिंग यूनिट्स इज कॉल्ड। इस क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करना है कि सैम्पलिंग की जो लिस्ट होती है उसे हम क्या कहते हैं। सो रिमेंबर, जब भी रिसर्चर रिसर्च परफॉर्म करते हैं, सो रिसर्चर एक पॉपुलेशन लेते हैं और उस पॉपुलेशन के सब पार्ट पर रिसर्च परफॉर्म करते हैं और जिसे हम कहते हैं सैंपल। ओके, सो सैंपल को सेलेक्ट करने के बाद सैम्पलिंग के भी कुछ स्टेप्स होते हैं। सो फर्स्ट स्टेप में आप ये डिसाइड कर लेते हो कि आपकी टारगेट पॉपुलेशन क्या होगी। अब टारगेट पॉपुलेशन होता क्या है कि आप जिन पॉपुलेशन पर रिसर्च परफॉर्म करोगे वो आपकी टारगेट पॉपुलेशन होगी। अब टारगेट पॉपुलेशन के बाद आपका नेक्स्ट स्टेप होता है सैम्पलिंग फ्रेम। अब सैम्पलिंग फ्रेम क्या होता है? अब जैसे आपकी जो टारगेट पॉपुलेशन है, सो आप ये डिसाइड करो कि किन किन लोगों से मुझे डेटा मिल सकता है। सो आप क्या करते हो, सैम्पलिंग फ्रेम में उन लोगों की एक लिस्ट बना लेते हो। सो इसी लिस्ट को आप कहते हो सैम्पलिंग फ्रेम। अब सैम्पलिंग फ्रेम के बाद आप टेक्निक्स यूज करते हो कि किस टेक्निक से आप और किस मेथड से आप सैंपल को सिलेक्ट करोगे,
प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग या फिर नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग, आप सैंपल्स को रैंडमली सेलेक्ट करोगे या फिर अपने कन्वीनियंस और जजमेंट के हिसाब से सेलेक्ट करोगे, आप ये चूज करते हो एंड नेक्स्ट आप सैम्पलिंग परफॉर्म करते हो। सो इस स्टेप में आप सैम्पलिंग परफॉर्म करते हो। सो लिस्ट ऑफ पॉपुलेशन, लिस्ट ऑफ टारगेट पॉपुलेशन, आप टारगेट पॉपुलेशन में से उन लोगों के लिस्ट बनाते हो कि जिससे मुझे ऐसा लगता है मुझे इन लोगों से डेटा मिल सकता है, सो उसे हम कहते हैं सैम्पलिंग फ्रेम। दैट्स व्हाई यहाँ पर आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, सैम्पलिंग फ्रेम। देन यहाँ पर आपको ऑप्शन सी गिवन है पॉपुलेशन फ्रेम। पॉपुलेशन फ्रेम ऐसा कोई टर्म नहीं होता है रिसर्च में, दैट्स व्हाई यहाँ पर आपका ऑप्शन सी इनकरेक्ट हो जाएगा। देन ऑप्शन ए, सिंपल रैंडम सैम्पलिंग। सिंपल रैंडम सैम्पलिंग ये आपकी प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग मेथड का टाइप होती है। सो यहाँ पर आप क्या करते हो, रैंडमली पॉपुलेशन में से सैंपल्स को सेलेक्ट करते हो। सो ये आपका एक लिस्ट नहीं होता है, बल्कि ये आपकी एक मेथड होता है जिससे आप सैंपल्स को पॉपुलेशन में से सैंपल्स को सेलेक्ट करते हो। दैट्स व्हाई यहाँ पर आपका ऑप्शन ए इनकरेक्ट हो जाएगा। सो हियर करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी, सैम्पलिंग फ्रेम। नेक्स्ट, द फर्स्ट पेज ऑफ द रिसर्च रिपोर्ट इज। इस क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करना है कि रिसर्च रिपोर्ट का फर्स्ट पेज क्या होता है। तो रिसर्च रिपोर्ट जिसे हम थीसिस भी बोलते हैं, सो थीसिस का फर्स्ट पेज होता है टाइटल पेज। दैट्स व्हाई यहाँ पर आपका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। देन टाइटल पेज के बाद आता है आपका इंडेक्स। इंडेक्स जैसे आपने आपकी बुक्स में देखा होगा कि कंटेंट लिखा होता है और कौन सा कंटेंट और कौन सा चैप्टर कौन से पेज पर है, आपको ये प्रॉपर मेंशन होता है। ऐसे ही थीसिस में और रिसर्च रिपोर्ट में रिसर्चर इंडेक्स लिखते हैं। सो इंडेक्स आपके टाइटल पेज के बाद आता है। दैट्स व्हाई यहाँ पर आपका ऑप्शन सी इनकरेक्ट हो जाएगा। देन यहाँ पर आपका ऑप्शन ए और बी गिवन है अपेंडिक्स एंड बिब्लियोग्राफी। तो ये आपके रिसर्च रिपोर्ट के और थीसिस के ये एक्स्ट्रा चैप्टर्स में आते हैं। अपेंडिक्स में रिसर्चर क्या करते हैं, उनका जो प्रॉपर टॉपिक होता है उस टॉपिक के बारे में कुछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देते हैं ताकि दूसरे रिसर्चर उस इंफॉर्मेशन का यूज करके आगे रिसर्च परफॉर्म करे। दैट्स व्हाई यहाँ पर आपका ऑप्शन ए इनकरेक्ट हो जाएगा। अपेंडिक्स आपके रिसर्च रिपोर्ट का फर्स्ट पेज नहीं होता है। देन बिब्लियोग्राफी, बिब्लियोग्राफी क्या होता है, जिसे हम कहते हैं एक सेट ऑफ, और यू कैन से बिब्लियोग्राफी एक रेफरेंस होता है, लिस्ट ऑफ रेफरेंस। सो रेफरेंस क्या होता है, जिसमें रिसर्चर कोई और रिसर्चर का इंफॉर्मेशन और कंटेंट अपने रिसर्च में यूज करता है। सो रिसर्चर उनका प्रॉपर नेम मेंशन करता है, सो उसे हम कहते हैं रेफरेंस। और एक लिस्ट ऑफ रेफरेंस और सेट ऑफ रेफरेंस को हम कहते हैं बिब्लियोग्राफी। दैट्स व्हाई यहाँ पर बिब्लियोग्राफी भी आपका करेक्ट ऑप्शन नहीं होगा, बिकॉज बिब्लियोग्राफी भी आपके रिसर्च रिपोर्ट का थीसिस का फर्स्ट पेज नहीं होता है। सो यहाँ पर आपका ऑप्शन बी भी इनकरेक्ट हो जाएगा। सो हियर करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी, टाइटल पेज। टाइटल पेज आपके रिसर्च रिपोर्ट का थीसिस का फर्स्ट पेज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंफॉर्मेशन इज। इस क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करना है कि इंफॉर्मेशन होती क्या है। अब रिसर्चर अपने रिसर्च में डेटा को कलेक्ट करते हैं। तो रिसर्चर जब डेटा को कलेक्ट करते हैं, सो रिसर्चर रिस्पोंडेंट्स के थ्रू डेटा को कलेक्ट करते हैं। अब रिस्पोंडेंट्स होते क्या है, तो रिस्पोंडेंट वो होते हैं जिनके थ्रू रिसर्चर क्वेश्चन सर्विस को फिल कराते हैं और उनके थ्रू डेटा को कलेक्ट करते हैं। रिस्पोंडेंट रिस्पॉन्ड करते हैं। ओके, सो रिस्पोंडेंट्स के थ्रू रिसर्चर को डेटा मिलता है। सो वो डेटा जो डायरेक्टली रिस्पोंडेंट के थ्रू मिलता है उसे हम कहते हैं रॉ डेटा। अब कभी कभार रिस्पोंडेंट से भी कुछ मिस्टेक हो जाती है, वो कुछ और इंफॉर्मेशन भर देते हैं, कुछ रॉन्ग इंफॉर्मेशन भर देते हैं। सो वो जो रॉन्ग इंफॉर्मेशन होती है, सो उस रॉन्ग इंफॉर्मेशन को रिसर्चर करेक्ट करते हैं, या फिर वो जो रॉन्ग इंफॉर्मेशन होती है उसको क्लीन करते हैं, और वो आपका जो डेटा मिलता है उससे करेक्ट करने के बाद रिसर्चर को जो डेटा मिलेगा ये हो जाएगा रिसर्चर का प्रोसेस डेटा, और इसी प्रोसेस डेटा को हम कहते हैं इंफॉर्मेशन। दैट्स व्हाई यहाँ पर आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, प्रोसेस डेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश प्रिवेंट अ रिसर्चर फ्रॉम ब्लाइंड सर्च एंड इंटेलेक्चुअल वंडरिंग। सो इस क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करना है कि ऐसा कौन सा टूल है जो रिसर्चर को प्रिवेंट करता है, ब्लाइंड रिसर्च मीन्स कहीं से भी अपने रिसर्च में डेटा को कलेक्ट कर रहे बिना सोचे समझे, इंटेलेक्चुअल वंडरिंग बिना सोचे समझे कहीं से भी रिसर्च में डेटा को कलेक्ट कर रहे। सो ये इस चीज से बचने के लिए रिसर्चर के लिए कौन सा एक ऐसा टूल है जो रिसर्चर को इस चीज से प्रिवेंट करता है। सो वो टूल होता है आपका रिसर्च डिजाइन। रिसर्च डिजाइन जिसे हम ब्लूप्रिंट भी कहते हैं। सो ये क्या होता है, रिसर्च डिजाइन में आप और रिसर्चर पहले से ही प्लान कर लेते हैं कि रिसर्च में किस टाइप से मैं डेटा को कलेक्ट करूंगा,
कौन से सैम्पलिंग परफॉर्म करके मैं रिसर्च में डेटा को कलेक्ट करूंगा, कौन से टूल यूज करूंगा, किस चीज के थ्रू मैं क्या परफॉर्म करूंगा, क्या मैं इंटरव्यू सर्विस किसके थ्रू अपने डेटा को कलेक्ट करूंगा, ये सारी प्लानिंग रिसर्चर रिसर्च डिजाइन इस स्टेप में कर लेते हैं। तो रिसर्चर जब प्लान कर लेते हैं, जब कोई भी चीज प्लान होती है तो आप उस प्लानिंग के अकॉर्डिंग चलते हो, आप कहीं और जिगजैग मैनर में नहीं चलते हो। सो रिमेम्बर, रिसर्च डिजाइन एक ऐसा टूल होता है जो रिसर्चर को प्रिवेंट करता है कई और जगह से रिसर्च में डेटा को कलेक्ट करने का, या फिर किसी भी कई सुनी बातों से रिसर्च करने से। ओके, सो यहाँ पर आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, रिसर्च डिजाइन। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट एच इंडेक्स। इस क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करना है कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट है अबाउट एच इंडेक्स। तो व्हाट इज एच इंडेक्स? एच इंडेक्स होता क्या है? तो एच इंडेक्स किसी भी रिसर्चर या फिर किसी भी ऑथर के परफॉर्मेंस को मेजर करता है। जैसे फॉर एग्जांपल, किसी भी रिसर्चर का एच इंडेक्स अगर ज्यादा है, मतलब उस रिसर्चर का वर्क बहुत ज्यादा इम्पैक्टफुल होगा। ओके, मीन्स उस रिसर्चर का वर्क बहुत ज्यादा अच्छा होगा। सो लेट्स लुक एट ऑप्शन ए, ऑथर लेवल मेट्रिक। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, बिकॉज ऑप्शन ए यही बता रहा है कि एच इंडेक्स किसी भी रिसर्चर के परफॉर्मेंस को मेजर करता है। दैट्स वाई यहाँ पर आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। देन ऑप्शन बी, मेजर्स इम्पैक्ट ऑफ स्कॉलर्स आउटपुट। अगेन यहाँ पर आपका ऑप्शन बी भी करेक्ट हो जाएगा, बिकॉज एच इंडेक्स यही बताता है कि अगर किसी रिसर्चर का एच इंडेक्स बहुत ज्यादा है, दैट मीन्स उस रिसर्चर का वर्क भी बहुत ज्यादा इम्पैक्टफुल होगा। ओके, देन ऑप्शन सी, मेजर्स क्वांटिटी विद क्वालिटी ऑफ द पब्लिकेशन ऑफ ऑथर्स। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन सी भी करेक्ट हो जाएगा, बिकॉज एच इंडेक्स ये भी मेजर करता है कि किसी भी रिसर्चर के पब्लिकेशन की क्वांटिटी और क्वालिटी, क्वांटिटी के साथ साथ क्वालिटी भी एच इंडेक्स मेजर करता है। दैट्स वाई आपका यहाँ पर ऑप्शन सी भी करेक्ट हो जाएगा। देन हियर करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी, ऑल दी अबव। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, कन्वीनियंस सैम्पलिंग इज। इस क्वेश्चन में हमें कन्वीनियंस सैम्पलिंग क्या होता है ये फाइंड आउट करना है। सो कन्वीनियंस सैम्पलिंग ये एक टाइप का नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग होता है। ओके, तो इस क्वेश्चन में हमें कन्वीनियंस सैम्पलिंग क्या होता है ये फाइंड आउट करना है, इसलिए हम इस डायग्राम के थ्रू हम समझेंगे कि कन्वीनियंस सैम्पलिंग मेथड क्या होता है। ओके, सो कन्वीनियंस सैम्पलिंग मेथड में रिसर्चर अपने कन्वीनियंस के बेसिस पर सैंपल्स को सिलेक्ट करते हैं। जैसे कि आप इस फिगर में देख रहे हो, ये ग्रेज जो पर्सन है दिस इज रिसर्चर। अब रिसर्चर ने क्या किया, रिसर्चर अगर मान लो रिसर्चर मुंबई में है, तो रिसर्चर ने अपने ही आसपास के लोगों को यहाँ पर सिलेक्ट कर लिया। ओके, और बाकी जो दूसरे सिटीज के लोग थे इनको यहाँ पर सिलेक्ट ही नहीं किया रिसर्चर ने। सो रिसर्चर ने अपने कन्वीनियंस के हिसाब से, रिसर्चर को जो इजी पड़ रहा था उसी के बेसिस पर कुछ लोगों को सिलेक्ट कर लिया पॉपुलेशन में से, और ये ही उनके सैंपल्स बन गए। ओके, अब हम और अच्छी तरीके से समझते हैं एक एग्जाम्पल के थ्रू। जैसे फॉर एग्जाम्पल, आप यहाँ पर हो और आपके एरिया में, आप आपके एरिया में हो और आपके एरिया में 2-3 शॉप्स है। ओके, सब कुछ नजदीक है और कुछ दूर है। तो अगर आप कोई शॉप से कोई सामान खरीदने जा रहे हो तो आप क्या करोगे, जो आपके नजदीक शॉप है आप उसी में जाओगे, आप दूर जाओगे क्या? नहीं, मीन्स आपको जो कन्वीनियंस लग रहा था, आपको जो इजी पड़ रहा था, आप नजदीक की शॉप में जाके जल्दी से सामान लेके आ जा सकते हो। ओके, बट दूर की शॉप में अगर आप जाओगे तो ज्यादा टाइम लगेगा। इसलिए रिसर्चर भी यहाँ पर क्या किया, रिसर्चर ने अपने ही सिटी में जितने लोग थे उन्हीं को सेलेक्ट कर लिया पॉपुलेशन में से और उनको अपना सैंपल बना लिया। सो यस, कन्वीनियंस सैम्पलिंग मेथड क्या होता है, जहां पर रिसर्चर सैंपल्स को अपने कन्वीनियंस के बेसिस पर सिलेक्ट करते हैं। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। देन आपको ऑप्शन बी गिवन है, नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। सो यस, कन्वीनियंस सैम्पलिंग जो है दिस इज द टाइप ऑफ नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग मेथड। सो आपका ऑप्शन बी भी करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, बोथ ए एंड बी आर ट्रू। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द एग्जाम्पल्स ऑफ हाइपोथेसिस। सो इस क्वेश्चन में हमें हाइपोथेसिस के कुछ एग्जाम्पल्स गिवन है और हमें फाइंड आउट करना है कि ये एग्जाम्पल हाइपोथेसिस का एग्जाम्पल है या नहीं। तो जैसा कि हमने प्रीवियस क्वेश्चन में हाइपोथेसिस होता क्या है ये देख लिया था, अब हम हाइपोथेसिस के एग्जाम्पल देखते हैं। तो यहाँ पर आपको ऑप्शन ए गिवन है, इफ आई ऐड फर्टिलाइजर टू माई गार्डन देन माई प्लांट्स विल ग्रो फास्टर।
सो यहाँ पे रिमेंबर स्टूडेंट्स, जब भी आप देखते हो कि कोई सेंटेंस और कोई स्टेटमेंट इफ से स्टार्ट हो रहा है, इफ मीन्स अगर मैं अपने गार्डन में फर्टिलाइजर ऐड करूंगी, हो सकता है कि मेरे जो प्लांट्स है प्लांट्स फास्ट ग्रो करे। ओके, सो ये एक हाइपोथेसिस हो गया, अगर मैं ऐसा करूं तो ऐसा हो सकता है। तो ये एक हाइपोथेसिस हो गई, ये रिसर्चर की एक अजम्पशन है और ये रिसर्चर का कुछ गेसेस है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, दिस इज द एग्जांपल ऑफ हाइपोथेसिस। देन ऑप्शन बी आपको गिवन है, इफ आई ब्रश माय टीथ एवरी डे देन आई विल नॉट डेवलप कैविटीज। मीन्स अगर, इफ मीन्स फिर से इफ आ रहा है, मीन्स अगर मैं डेली अपने टीथ को ब्रश करती हूँ तो कैविटीज नहीं डेवलप होगी। सो ये रिसर्चर के अगेन एक अजम्पशन है, गेसेस है, एक टेंटेटिव स्टेटमेंट है, एक टेम्पररी स्टेटमेंट है जिसको हम कहते हैं हाइपोथेसिस। तो यहाँ पर ऑप्शन बी में भी आपको हाइपोथेसिस का एग्जाम्पल गिवन है। देन ऑप्शन सी, इफ आई टेक माई विटामिन्स एवरी डे देन आई विल नॉट फील टायर्ड। सो यहाँ पर अगेन आपको ऑप्शन सी में भी जो स्टेटमेंट आपको गिवन है ये भी इफ से ही स्टार्ट हो रहा है, मीन्स अगर मैं विटामिन लेती हूँ एवरी डे देन मैं टायर्ड फील नहीं करूंगी। ओके, सो अगर से स्टेटमेंट आपका स्टार्ट हो रहा है मीन्स ये एक हाइपोथेसिस है। यहाँ पर आपका ऑप्शन सी भी करेक्ट हो जाएगा, ये भी हाइपोथेसिस का एग्जाम्पल है। दैट्स वाई यहाँ पर आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑल दी अबव, बिकॉज all these are the example of hypothesis. Okay, next question. आज के लिए बस इतना ही, and thank you for watching this video.